हे गाइस व्हाट्सअप। सो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों, मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए ड्रॉपर टू डॉक्टर सीरीज का एक नया लेसन। बच्चों, अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग ये जो ड्रॉपर टू डॉक्टर सीरीज कर रहे हैं, ये हमारा एक नया बैच है जिसमें नीट को लेकर के फिजिक्स पूरी मैं पढ़ा रहा हूँ 2027 के लिए। अराउंड 55 लेसन्स के अंदर मैं सारी की सारी फिजिक्स ड्रॉपर बच्चों के लिए कंप्लीटली यहाँ पर डालने वाला हूँ अपने चैनल पे। जिसके बेटे फर्स्ट 2 लेक्चर्स जिसमें मैंने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को पूरी तरीके से कवर कर दिया है, यानी यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर्स को। ये जो चैप्टर है ये 13 मार्क्स का आ रहा है। तो अगर अभी तक आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो आप जा करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसका लिंक मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप इस सीरीज से अगर जुड़ रहे हैं तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये पूरी सीरीज करने के बाद आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ईमानदारी से ये सीरीज करते हैं, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो सॉल्व करते हैं और जो असाइनमेंट्स मैं दे रहा हूँ साथ साथ लेक्चर्स के उसको भी करते जा रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स, नॉट न्यूटन्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, है ना। तो हम लोग आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन और इसे फिर आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, अगर हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोई पार्टिकल कब माना जाता है कि वो रेस्ट पे है और कब माना जाता है कि वो मोशन में है। तो सबसे पहले किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक फिक्स्ड पॉइंट डिनोट करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। अब इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर किसी पार्टिकल को हम देखें तो उस ऑब्जेक्ट के पास या उस पार्टिकल के पास उसकी कुछ पोजीशन है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, है ना। तो अब अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है तब हम कहते हैं कि वो पार्टिकल रेस्ट में है। लेकिन अगर इसकी पोजीशन टाइम के साथ, पहले ये यहाँ था, इसके बाद ये यहाँ आ गया और इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू दैट फिक्स पॉइंट, तब हम बोलेंगे कि पार्टिकल किसमें है बेटा, मोशन में। अब जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन भी दो तरीके का हो सकता है। एक तो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, यूनिफॉर्म मोशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर पार्टिकल जो है वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सेम टाइम इंटरवल में वो अलग डिस्टेंस कवर कर सकता है, ठीक। तो जब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की तो हमें डिस्टेंस के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अगर कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, यानी कि पार्टिकल अगर यहाँ ए से चल रहा है और बी तक पहुंच रहा है, ठीक, तो इसके बीच में वो जिस रास्ते से ए से बी पे पहुंचेगा बेटा, उस रास्ते की जो टोटल लेंथ है वही हमारी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। जैसे ये ए से बी पे पहुंचने के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है उसकी जो लेंथ है वो 100 मीटर है। दूसरा रास्ता जो है उसकी जो लेंथ है वो 80 मीटर है बच्चों। और तीसरा रास्ता जो है उसकी लेंथ 120 मीटर है, ठीक। तो अगर हम पहला रास्ता चुनते हैं तो जो डिस्टेंस होगी बेटे वो 100 मीटर होगी। दूसरा रास्ता चुनते हैं तो जो डिस्टेंस होगी वो 80 मीटर होगी। और तीसरा रास्ता चुनते हैं तो वो डिस्टेंस 120 मीटर होगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारी डिस्टेंस होती है पार्टिकल की वो पाथ पे डिपेंड करती है। जिस पाथ को आप चूज करेंगे उसकी जो लेंथ होगी वो उन दोनों इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी। डिस्टेंस बच्चों कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती है, डिस्टेंस कांट बी डिक्रीज, ओके। डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इसकी एसआई यूनिट मीटर है एंड जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं इसमें वो होता है बेटा ओडोमीटर। चलिए, अब हम बात करते हैं बच्चों कि देखिए इस प्रॉपर्टी पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी पे कैसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सपोज करो बेटा आपसे ये पूछा गया कि हमें डिस्टेंस और टाइम का कर्व दिया है, तो बताओ ये कर्व पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। मान लो अब ये कर्व पूछ लिया
तो ये क्या ये कर्व पॉसिबल होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइम एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये जो टाइम है, मान लो इसको t1, इस टाइम पे पार्टिकल के पास 2 डिस्टेंस आ रही है। तो ये डिस्टेंस नहीं हो सकती, एक पार्टिकल एक ही टाइम पे 2 डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता, तो ये कर्व पॉसिबल नहीं है। अब जैसे हमने पढ़ा कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव या डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज, तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मान लो हमें ये ग्राफ बना के दे दिया और पूछा कि बताओ क्या ये डिस्टेंस टाइम कर्व पॉसिबल है या नहीं है? तो देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस t1 टाइम पे पार्टिकल अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, उसके बाद डिस्टेंस डिक्रीज करने लग गई है ना? इस ग्राफ के हिसाब से डिस्टेंस डिक्रीज करने लग गई है, जबकि डिस्टेंस तो कभी डिक्रीज कर ही नहीं सकती है। तो ये ग्राफ भी जो है बेटा, ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज से आते हैं जो आपको लर्न करनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के बिल्कुल लेवल से बहुत नीचे का क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ ऐसे ही डाल दिया फील कराने के लिए कि राम स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, ट्रेवल्ड फॉर 3 मीटर इन ईस्ट एंड 4 मीटर इन नॉर्थ, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 7 मीटर, है ना? 6 क्लास का बच्चा कर सकता है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद कई लोगों को लगेगा कि यार डिस्टेंस पे तो बहुत इजी क्वेश्चन बनेंगे, क्या ही पूछ सकता है। लेकिन डिस्टेंस पे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अगर पार्टिकल ग्रीन पाथ पे चल रहा है। तो अब देखो, इसमें बच्चों जब पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा तो ये जो डिस्टेंस होगी पहले वो ए ओ पे जाएगा, फिर वो ओ सी पे जाएगा, फिर सी से बी पे आएगा आर्क के थ्रू। तो अब अगर हम AO और OC को देखें तो ये तो 7 मीटर प्लस 7 मीटर है क्योंकि ये तो रेडियस है। लेकिन CB की जो आर्क है ये तो पाई आर होगी। बोलिए हाँ या ना? क्योंकि 2 पाई आर पूरी सरकमफेरेंस होती है। तो ये 14 मीटर प्लस 22/7 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 36 मीटर। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है डिस्टेंस के ऊपर। वैसे ही अगर आप इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। अब एक पार्टिकल जो है ओ से बी जा रहा है, बी से डी जा रहा है, डी से सी, सी से ए, इस ग्रीन पाथ के थ्रू जा रहा है। तो हमें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। एक बार वीडियो को पॉज करके जरा ट्राई करके देखो कि आप कर पा रहे हो। आई होप आपने कर लिया होगा। डिस्टेंस हो जाएगी बेटे यहाँ पे ओ बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस सी डी। लेकिन अब बी डी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमें ये वाली लेंथ चाहिए। अब ये वाली लेंथ हमें ट्रिग्नोमेट्री बताएगा। तो अगर ये 20 मीटर है, ये 53 डिग्री है, तो 20 और 53 से ये वाला जो पॉइंट बनेगा वो 20 sin 53 बनेगा। 20 sin 53 और 20 sin 53 कितना आ जाएगा? sin 53 4/5 होता है, तो ये आ जाएगा कितना? 16 मीटर। तो अब हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ बी हमारा 20 है, बी डी, बी डी के लिए पहले हम यहाँ तक देखें तो वो कितना हो जा रहा है? 16, फिर 2 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 2 मीटर। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा कितना? 44 मीटर। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस से भी बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके या ज्योमेट्री का यूज करके अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें एक पार्टिकल है या एक पर्सन है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा है, लेकिन ये ग्रीन वाले रास्ते से होते हुए चला है। ठीक, अब अगर ध्यान से देखें तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी होनी चाहिए? ये 2 मीटर होनी चाहिए, है ना? और क्योंकि ये पूरा 4 है तो ये हाफ वाली डिस्टेंस ये भी 2 मीटर होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? AC, AC की जो डिस्टेंस होगी ये 2√2 हो जाएगी, पाइथागोरस लगा दो। तो अब हम डिस्टेंस कितनी लिख सकते हैं? अब हम डिस्टेंस लिख सकते हैं बच्चों AC प्लस CO प्लस OD प्लस BD। तो अब AC हमारे पास कितना है बच्चों? 2√2। और CO हमारे पास कितना है बच्चों? 2 मीटर। और OD कितना है? 2 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर है, 2 मीटर। और DB भी हमारे पास 2 मीटर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 6 + 2√2। अब आप चाहो तो √2 को खोल दो, अदरवाइज ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये काफी अच्छा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करें।
ठीक है? ये ज़रूर करो। देखो मैं बताता हूँ अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर हमारे पास पार्टिकल ए से बी गया है और फिर बी से इस आर्क के थ्रू वापस ए पे आया है, तो डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस 2 तरीके से निकलेगी। पहली तो हमारे पास ए बी जो है वो लाइन है और फिर बी सी ए ये पूरी एक आर्क है, ठीक? ए बी कैसे निकालें? तो बच्चों अगर हम देखें ध्यान से, ये आर है और ये एंगल अगर थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2r sin थीटा। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट r sin थीटा होगा और इधर भी ऐसा r sin थीटा होगा, तो पूरा AB कितना हो गया? 2r sin थीटा। और अब ध्यान से देखो इधर एंगल कितना होगा? इधर एंगल होगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो हम आर्क को लिख सकते हैं रेडियस इनटू एंगल। एंगल है पाई माइनस थीटा, 2 को बाहर ले लो। यहाँ से 2r कॉमन आ गया। जैसे ही 2r कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? sin थीटा प्लस पाई माइनस थीटा। है कि नहीं? तो इस तरीके से हम डिस्टेंस के काफी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस को देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। हम बहुत ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं घुसेंगे क्योंकि हम लोग ड्रॉपर के बच्चे हैं, हम लोगों को चीज़ें आती हैं, डेफिनेशन आती है, हमें बस ओवरव्यू लेना है छोटी-मोटी चीज़ों का और फिर अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। तो इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब देखो, यहाँ पे भी 3 रास्ते हैं, P1 जो कि 100 मीटर का है, P2 जो कि 60 मीटर का है और P3 जो कि 180 मीटर का है। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ कौन-सा है? 60 मीटर वाला। शॉर्टेस्ट पाथ कौन-सा है? 60 मीटर वाला। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का वेक्टर होती है ना? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का वेक्टर होती है, तो डायरेक्शन हो गई ए बी। बच्चों इन तीनों पाथ को लेने पर भी उसकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा 60 मीटर रहेगी और डायरेक्शन हमेशा ए बी की तरफ रहेगी। इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डिपेंड करता है किस बात पे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, ना कि पाथ पे। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन है और ये वेक्टर के लॉज को फॉलो कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट भी रह सकता है। इसमें अगर किसी को एक और चीज याद रही हो कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है? जबकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है। हम लोगों को ये बात पता है। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे जिसमें हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब सोचो बेटा, अगर कोई पार्टिकल, अच्छा हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो चाहिए। तो देखो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें, फर्स्ट क्वेश्चन को बेटा, तो इसमें पार्टिकल एक आर्क के थ्रू ए से बी पॉइंट पे गया है। अगर आर्क के थ्रू गया है तो डिस्टेंस में तो हमें आर्क का वैल्यू लेना पड़ेगा और वो हो जाएगा ए बी आर्क और ये वैल्यू होगी पाई आर। पाई आर जब करेंगे तो आर से 7 कट जाएगा और ये 22 मीटर आएगा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो डायमीटर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वो तो पार्टिकल ए से बी जाने की स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो वो 7 इंटू 2 होगा, तो वो 14 हो जाएगा। तो अगर अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो देखें बेटा इनके मैग्नीट्यूड का, तो वो आ जाएगा 22/14 यानी कि 11/7। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ज़रूर सॉल्व करें और इसका आंसर जो है बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ये क्या है? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें पार्टिकल जो है पहले ए से उसके सेंट्रॉइड पे पहुंचा है, फिर इस ओ पे पहुंचा है, फिर बी पे आया है इस ग्रीन पाथ के थ्रू। तो पार्टिकल ग्रीन पाथ पे अगर चल रहा है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करेंगे तो आपको मजा आएगा कि यार क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है? अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे। इस वाले क्वेश्चन में पार्टिकल ओ से ए गया है, ए से बी गया है, बी से सी आया है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो मैंने बस ऐसे आपको सिखाने के लिए डाल दिया है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे देखो अगर ये 17 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है,
यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लो, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। अब ये 5 है तो ये 12 बचेगा। अगर ये 12 बचेगा तो यहाँ से जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ये वाला जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो आएगा कितना, पाइथागोरस लगा दो, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये 13 मीटर आ जाएगा। बिल्कुल इजी। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस वाले में देखिए, इस वाले में अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें तो इस वाले में डिस्टेंस कितनी आएगी, ए से ओ, फिर ओ सी बी आर्क, और फिर बस इतनी डिस्टेंस, यही बी पे रुक गया ना वो। हाँ, तो ओ सी बी आर्क। अब ध्यान से देखो, ए ओ तो 7 मीटर है, लेकिन ओ सी बी आर्क क्या है, ओ सी बी आर्क 3/4 है किसका, 2 पाई आर का। क्योंकि 2 पाई आर पूरी सरकमफेरेंस होती है, तो 2 पाई आर का 3/4 अगर ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो 7 मीटर प्लस 3/4, 2 पाई आर, 2 × पाई कितना है, 22/7, और आर कितना है, 5 है। तो इसको अब हम लोग काट पीट देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना, 49 प्लस 11 पचे 55 और 165 हो जाएगा ये, और यहाँ पे बचेगा कितना, 7। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 और 9 14, 1 6 4 10 11, 1 214/7, तो 7 3 21, 700 पॉइंट समथिंग, तो 30 पॉइंट समथिंग ये डिस्टेंस आ गई। अब अगर इसी क्वेश्चन में बच्चों, इसी क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट तो ए से बी का वेक्टर हो जाएगा सीधे। तो अब ए से बी का वेक्टर कैसे निकालें बच्चों, ए से बी का वेक्टर निकालने के लिए हम ए से बी पे सीधी लाइन खींच देते हैं। अब ए से बी पे जब सीधी लाइन खींचोगे तो देखो, ए से लेकर के इस सेंटर तक ये तो पूरा 12 मीटर है, और इस सेंटर से नीचे यहाँ बी तक ये 5 है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग बच्चों कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों √169, यानी कि 13 मीटर। तो यहाँ से भी हमारे पास डिस्टेंस आ गया और डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये क्वेश्चंस करने के बाद अगर आप लोग वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचे हैं बच्चों, तो आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्वेश्चन नहीं आ सकता। इज इट ओके? चलते हैं आगे। अब आते हैं अपने एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड क्या होता है, जब कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, इस रेशियो को हम एवरेज स्पीड कहते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर टू द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। सो यू एवरेज हो गया डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यू एवरेज की वैल्यू आ गई d/Δt। अब जब ये इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा हो जाता है, नियरली जीरो हो जाता है, तब उस समय जो स्पीड है, स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इसको मेजर करते हैं हम स्पीडोमीटर से। ठीक है, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे वो लोग आपको ग्राफ में ये क्वेश्चन देंगे कि भैया ये स्पीड है और ये टाइम है, क्या ये स्पीड टाइम ग्राफ सही है? तो आपको लिखना है नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि यहाँ पर बच्चों स्पीड जो है वो देखिए यहाँ पे नेगेटिव में जा रही है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। स्पीड मीटर पर सेकेंड और डायमेंशन LT-1। अब इस पे नीट ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है ये वाले कंसेप्ट पे। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट कह रहा है कि एक पार्टिकल है या एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जा रहा है, और जो टोटल डिस्टेंस है उसकी आधी डिस्टेंस कवर करता है v1 टाइम में, v1 स्पीड से, और बची हुई आधी कवर करता है v2 स्पीड से। तो बताइए व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब बच्चों देखो, टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पे d/2 आ गया, लेकिन अब हमें टोटल टाइम भी तो करना है। तो टोटल टाइम के लिए हम इंटरवल का दोनों का अलग अलग टाइम ले लेंगे। इस इंटरवल में उसने कितना टाइम लिया होगा, मान लेते हैं t1। इस इंटरवल में उसने कितना टाइम लिया होगा, t2। तो अगर हमारे पास टाइम t1 और t2 है, तो इस t1 और t2 की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, इस t1 और t2 की वैल्यू हम रख सकते हैं बेटा डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड, और इस इंटरवल का डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो v एवरेज आता है बच्चों 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। इसका मतलब
इसका मतलब इस चीज को ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें जिसमें पार्टिकल अपनी आधी डिस्टेंस किसी एक स्पीड से कवर कर रहा है और अगली आधी डिस्टेंस किसी और स्पीड से कवर कर रहा है, उसमें हम सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, 2/v average = 1/v1 प्लस 1/v2। ये भी इसको लिखने का तरीका होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को नीट नहीं पूछा था, इस क्वेश्चन को नीट नहीं पूछा था। इन्होंने बोला कि भैया हमारा जो पार्टिकल है, एक सेकंड बेटा, हमारा जो पार्टिकल है वो यहां से स्टार्ट कर रहा है ए से और बी तक जा रहा है। आधी डिस्टेंस 20 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है और आधी 30 से कवर कर रहा है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? सीधा लिख सकते हैं, वी एवरेज हो गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन में 50। तो कितना आ गया ये आंसर? 20 3 60 दूनी 120 बटे 5 24 मीटर पर सेकंड। आसानी से कर सकते हैं। अगला जो कंसेप्ट है उसमें पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जा रहा है। तो मान लो अगर वो 4 घंटे चल रहा है तो आधा टाइम यानी 2 घंटे वो V1 से चल रहा है, बचा हुआ आधा टाइम यानी अगले 2 घंटे वो V2 से चल रहा है। ऐसे पूछेगा। तो इस केस में वी एवरेज क्या होता है? तो इस केस में जो वी एवरेज होता है बेटा, वो दोनों स्पीड की मीन वैल्यू होती है, यानी V1 प्लस V2/2। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला ये तो आपको सीधे याद ही कर लेना है। इज इट ओके? अब चलते हैं आगे। अब इन सारे केसेस को मैंने ऐसे बना लिया है कि भाई अगर आपकी जो टोटल डिस्टेंस है उस टोटल डिस्टेंस के n पार्ट कर दिए जाए, कोई जरूरी नहीं है ना कि 2 ही पार्ट में कवर करेगा। अगर टोटल डिस्टेंस के इक्वली n पार्ट डिवाइड कर दिया जाए और हर इंटरवल में वो v1 स्पीड, v2 स्पीड, v3 स्पीड से चल रहा है, तो एवरेज जो स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी है वो दी जाती है बेटा n/v एवरेज = 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस ब्ला 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 अप टू 1/vn तक। यानी कि जब 2 होगा तो 2/v एवरेज अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 लिख सकते हो। अगर 3 होगा तो 3/v एवरेज 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हल्के में मत लेना, ध्यान से इसको पढ़ लेना। ठीक है? ये सारे नोट्स, इसको उतारने की जरूरत नहीं है। सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अभी लास्ट में मैं आपको क्यूआर भी दिखा दूंगा। वैसे तो मुझे अ, जो टेलीग्राम है वो आप लोगों को उसको ज्वाइन ही कर लेना चाहिए, क्योंकि सारे नोट्स अगले मैं उसी में डालने वाला हूँ। अब देखो बेटा, अगर इसी को केस 2 देखें, यानी कि पूरे के पूरे टाइम इंटरवल को डिवाइड कर दिया जाए, यानी अगर टोटल टाइम मान लो टी है और उसके एन इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं और उसमें स्पीड आपकी v1 v2 v3 vn हो, तब आपका एवरेज स्पीड पूरे के पूरे स्पीड्स का एवरेज होता है, यानी कि v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन में टोटल जितने नंबर भी हैं। ठीक? इसके बेसिस पे एक ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके कमेंट करना है। कमेंट में लिख देना है कि जो होम टू मार्केट वाला क्वेश्चन था उसका आंसर ये है। ठीक है? जिसके भी आंसर आप लिखें वो बता देना कि कौन से क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूँ। अब बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाम से पता चल रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है एट ए पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। एंड इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो इसको निकालते हैं v = dx/dt से। ठीक है? और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट और डायमेंशन आपको आता है, आप ड्रॉपर के बच्चे हैं। तो इसका मतलब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दी जाए बेटा, तो इस डिस्प्लेसमेंट का हमें डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है बच्चों? डिफरेंशिएशन। जब हमें डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दी जाती है और हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलता है। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x = 4t square minus 2t, find the initial velocity and velocity at 2 सेकेंड। तो सिंपल, इसको ऐसे कर देंगे। देखिए v = dx/dt, dx/dt करोगे तो ये आ जाएगा कितना बेटे 8t - 2। अब इनिशियल वेलोसिटी के लिए t 0 रख दो तो -2 मीटर पर सेकेंड आ गया, और 2 सेकेंड पे पूछा है तो सीधे 2 की जगह t की जगह 2 रख दो तो ये 14 मीटर पर सेकेंड आ गया। सिंपल, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप लोग।
अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी। ए बी और ए बी जो है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी बताइए 2 सेकंड पे, बता दो। v इज इक्वल टू क्या लिखिए बेटा, dx बाई डी टी। जब dx बाई डी टी लिखेंगे इसे लिख सकते हैं 2at प्लस b, है ना, डिफरेंशिएशन। तो 2 सेकंड पे क्या हो जाएगी, 2 सेकंड पे ये हो जाएगी 4a प्लस b मीटर पर सेकंड। देखो बच्चों, अब हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में उतर गए हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो मेरा मैथमेटिकल टूल्स नाम का जो प्लेलिस्ट है उसमें 4 वीडियो हैं, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, उसमें मैंने समझाया हुआ है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप इस प्लेलिस्ट को भी जाके देख सकते हो, जिससे आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में अगर कोई दिक्कत है तो वो आप आराम से कवर कर सकते हो। इज इट ओके? अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है बेटा, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। जैसे एवरेज डिस्टेंस में, या सॉरी, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड और एल टी माइनस 1। अब देखो ध्यान से बेटा, एक बार जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एवरेज जो वेलोसिटी है और एवरेज जो स्पीड है उनके मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है। तो हमेशा याद रखो, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। तो दोनों को अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो एवरेज स्पीड हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और ये डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा या बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, एक लड़की है वाची जो दिल्ली से रांची जाना चाहती है। अगर वो ट्रेन से जाए तो 2400 किलोमीटर पड़ता है और 24 घंटे में पहुंचती है। अगर बाई एयर जाए तो 1600 किलोमीटर पड़ता है और 2 घंटे में पहुंचती है। तो अगर वो ट्रेन या एयर दोनों में से कुछ भी ऑप्ट करती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें दो जगह बच्चे गलती करते हैं। देखो बेटा, चाहे हम ट्रेन लें या एयर लें, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा और वो 1600 किलोमीटर वाला होगा। लेकिन जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो अपने अपने पाथ की वजह से आएगा। इसलिए ट्रेन के लिए 2400 किलोमीटर होगा और प्लेन के लिए 1600 किलोमीटर होगा। ठीक, अब एवरेज स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, है ना, जबकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। तो टाइम में 24 ही लेंगे क्योंकि ट्रेन में टाइम तो 24 ही लग रहा है। तो बच्चों की गलती इन दो पॉइंट्स पे होती है, स्टार वाले पॉइंट पे। जबकि यहाँ पर 16/2 आवर्स यही एवरेज स्पीड भी है बेटा, और यही एवरेज वेलोसिटी भी है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही बराबर है। इस वजह से सेम टाइम के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर रहेगी। ठीक, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अब बात करते हैं बच्चों एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे हम लोग बेटा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, हम a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों, जब हम एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखते हैं और v को dx बाई dt लिखते हैं तो एक्सेलरेशन को d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी डबल डिफरेंशिएशन। तो अब इससे सीखने को क्या मिलता है? इससे सीखने को यह मिलता है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, उसको डिफरेंशिएट करिए, वेलोसिटी मिल जाएगा। उसको डिफरेंशिएट करिए, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसी को उल्टा सोचो तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो तो वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना बच्चों। यहाँ से एक्सेलरेशन का हम लोग एक और फॉर्मूला निकालते हैं। अब सोचो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी है। अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा और dx से ही डिवाइड कर दूं, तो मैं dv बाई dx को तो अलग से लिख सकता हूं यहाँ पे, है ना, और इस dx बाई dt को तो वेलोसिटी ही लिख सकता हूं। तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला बनता है, dx बाई dt वेलोसिटी बन जाता है और dv बाई dx ऐसे ही रहता है। इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, नीट में आए भी हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, फाइंड velocity as a function of time, acceleration as a function of time, velocity at 2 second, acceleration at 1 second and v average between 2 second to 5 second। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो वीडियो पॉज करके पहले आप सॉल्व करो, फिर आंसर मैच करो।
तो देखो बेटा, v इज इक्वल टू हो जाएगी dx बाई dt। dx बाई dt का मतलब हो गया 3 टू जा 6 टी स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6 टी। ये तो आ गया आपका वेलोसिटी। अगर हम चाहें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt, तो एक बार और डिफरेंशिएशन, तो 12t माइनस 6। अब हमें चाहिए वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड के लिए 2 पुट कर देंगे, 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2, क्योंकि हमने वेलोसिटी में पुट करना है टाइम, तो 6 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2 12, तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन में टाइम की जगह 1 रख देंगे, 12 इंटू 1 माइनस 6, तो ये भी आ गया बेटा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी, तो बच्चों आपको बताया मैंने, एवरेज वेलोसिटी होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में टोटल टाइम इंटरवल। तो अब देखो एक्स फाइनल, फाइनल क्या है 5 सेकंड, तो 5 सेकंड को जब आप एक्स में रखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी चेक करो। तो 5 5 जा 25 125 250 माइनस 25 और 75, तो ये आ जाएगा 175। तो फाइनल पोजीशन होगी 175। इनिशियल के लिए 2 सेकंड को रखो इसके अंदर टाइम में, तो 2 सेकंड को रखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा 4, और टाइम इंटरवल है आपका 3, तो ये आंसर आ जाएगा 171/3, 3 पचे 15 और 2 21, 3 7 21, 57 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज वेलोसिटी है। तो इस तरीके से एक छोटी सी पोजीशन टाइम की इक्वेशन से या डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन से हम बहुत सारी चीजें बच्चों पता कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है, इसका आंसर की डिस्प्लेसमेंट वाले का आंसर ये आ रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नीट का क्वेश्चन आ गया। नीट 2025 में ही पूछा है, टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो बताइए ए की वैल्यू क्या है। तो देखो बच्चों, अगर टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x और डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया। इस dx बाई dt को पलट दीजिए तो ये वेलोसिटी बन गया, और इसको जब आप नीचे लेके आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आने की वजह से पावर हो जाएगी -1। ये तो आपके पास वेलोसिटी आ गया। इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी -1 इंटू फंक्शन की पावर -1 इंटू इस का चेन रूल से 2। अब चेन रूल अगर आपको नहीं आता है तो चेन रूल के लिए ऑलरेडी आपको मैथमेटिकल टूल्स में जाना पड़ेगा, और लिंक पे जाके आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आप चेन रूल समझ पाएंगे। तो यहाँ से बच्चों अब मेरे पास एक्सेलरेशन बराबर v इंटू डी वी बाई डी एक्स होता है। v मैंने यहाँ से निकाल रखा है बच्चों, देखिए v को यहाँ रख दूंगा और डी वी बाई डी एक्स मैंने यहाँ से निकाल लिया, दोनों को रखा मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर डी आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, AIPMT 2015 का, हमें Vx दिया है, हमें A चाहिए। तो बेटा अगर V दिया है तो हम पहले dV बाई डी एक्स निकाल लें। dV बाई डी एक्स आएगा बीटा इंटू -2n इंटू एक्स की पावर -2n -1, तो यहाँ से आ गया -2n बीटा एक्स की पावर -2n -1, और A की वैल्यू हो जाती है V इंटू dV बाई डी एक्स। अब v कितना है बेटा, v है हमारे पास बीटा इंटू एक्स की पावर -2n, इंटू में मल्टीप्लाई कर दीजिए -2n बीटा एक्स की पावर -2n -1, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -2n बीटा स्क्वायर, और जिसका बेस सेम होता है उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो फाइनल आंसर आ जाएगा -2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर -4n -1। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये सारे नोट्स उतारने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मेरा मिल जाएगा। अगेन एआईपीएमटी 2010 का क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। डिस्प्लेसमेंट दिया है t प्लस 5 की पावर -1, तो बेटा हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं dx बाई dt, तो -1 इंटू टी प्लस 5 की पावर -1 तो ये -2 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन देखें तो -1 इंटू -2 इंटू टी प्लस 5 की पावर 3। ठीक है, ये हो जाएगा -3, है ना। जब अब आप इसको वेलोसिटी के टर्म्स में या डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लाना चाहते हैं, तो देखिए यहां से अगर मैं देखूं
तो वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/t+5 के स्क्वायर के, या ये भी कह सकते हैं कि अंडर रूट v प्रोपोर्शनल है 1/t+5 के। ये दोनों बातें याद रखना। अब इस एक्सेलरेशन को देखो, इसकी प्रोपोर्शनलिटी आ रही है 1/t+5 के क्यूब के, तो इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 1/t+5 भी लिख सकते हैं। 1/t+5 के लिए तो हम रूट वी यूज कर सकते हैं और 1/t+5 के स्क्वायर के लिए v यूज करते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ गई या प्रोपोर्शनलिटी क्या हो गई, v की पावर 1/2 प्लस 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर सेट हो जाएगी। तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ये सभी लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे पेपर के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी क्लासेस लगाते रहेंगे तो मैं ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आप पेपर में आसानी से कर पाएंगे बेटा, ठीक। अब देखिए, अगर हमारे पास फॉर्मूला है बेटा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और हम dt को इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा v dt बराबर dx। दोनों साइड इंटीग्रेट मार दें तो यहां से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जा सकती है। इसका मतलब अगर हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, उसको इसमें रख देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। इससे एक और चीज सीखने को मिलती है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। तो अगर हमें वेलोसिटी और टाइम का कर्व दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है वेलोसिटी और टाइम का कर्व, तो बेटे अगर हम इसका एरिया ले लें कहाँ से कहाँ तक, जहां से जहां तक हमें लिमिट दी गई है T1 से T2, तो यहाँ तक अगर हम बेटा इसका एरिया ले लें तो हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों मिल सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट कब मिलेगा, मान लो कि हमें ये वेलोसिटी टाइम का कर्व दिया है और इसके दो एरिया हैं A1 और A2। तो अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा A1 प्लस A2। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए बेटे तो पॉजिटिव वाले एरिया में से नेगेटिव वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। जैसे इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे हमारे पास तीन एरिया हैं। एक तो A1 है, A1 की वैल्यू होगी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 3 मीटर आ गया। A2 को चेक करो, A2 की वैल्यू कितनी होगी बेटे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये 1 मीटर आ गया। और A3 की वैल्यू चेक करो, A3 की वैल्यू होगी कितनी बेटा, 1/2, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल ही है। अब तुम्हें अगर डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस में सारे एरिया जुड़ेंगे, तो 3 मीटर, 1 मीटर और 2 मीटर, ये 6 मीटर होगा। लेकिन अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो पॉजिटिव वाला एरिया यानी A1 और A3 ये जुड़ेगा और A2 माइनस होगा। तो A1 और A3 को अगर जोड़ो, अच्छा ये 1 ही होगा ना, हाँ, ये 2 ही होगा, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, 2 ही होगा। तो अब A1 और A3 को जोड़ो तो 3 और 2 5, 5 माइनस 1, ये 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेलोसिटी 6t+2 है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आपको इंटीग्रेट करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जिस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट कर रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में हल्का सा आइडिया देके कि ये वाला क्वेश्चन है और इसको हम कमेंट कर रहे हैं। बेटा आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टारगेट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को और मोशन अंडर ग्रेविटी को। उसमें आपको ये पांचों इक्वेशंस के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। आज की क्लास का पीडीएफ और नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल का ये लिंक जो है, इसको या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर लाइक करना है या अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस बैच का रोड मैप है कि हम 8 महीने में, पूरे 8 महीने में ये पूरा सिलेबस फिजिक्स का कवर करने वाले हैं, जिसका पहला महीना हमने शुरू कर दिया है और इसमें हम मैकेनिक्स को कवर कर रहे हैं बच्चों। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।